हाँ जी, नमस्कार। आज हमें जानना है प्रकाशन की नैतिकता। क्योंकि हमने शोध की नैतिकता को जान लिया, क्या उचित है क्या अनुचित है, ये सारी परिभाषाएं हमने शोध की नैतिकता में समझी थी। कि जिसमें शोधार्थी के नैतिक कर्तव्य बोध की बात हमने पढ़ी, उसके क्षेत्र में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, यथार्थ परायणता से उचित अनुचित, हेय उपादेय, ग्राह्य अग्राह्य, लाभ अलाभ, परिहार्य अपरिहार्य, कर्तव्य अकर्तव्य, विश्वसनीयता गोपनीयता आदि मानकों का ज्ञान विवेक पूर्वक कराकर शोधार्थी के पूर्वाग्रह का निराकरण करना शोध की नैतिकता है। ठीक इसी प्रकार से प्रकाशन की नैतिकता की बात की जाती है, और प्रकाशन की नैतिकता क्या होती है ये बात हमें जानना है। तो जानते हैं प्रकाशन की नैतिकता की। स्क्रीन दिख रही है सब लोगों को? हाँ सर। दिख रहा है स्क्रीन? हाँ सर। चलिए ठीक है। देखिए, यह पब्लिकेशन इथिक्स। तो पब्लिकेशन इथिक्स में हमें जानना होता है कि लेखन, लेखक और प्रकाशक, इस पब्लिकेशन इथिक्स में मूलभूत है लेखक, लेखक के अधिकार, लेखन के अधिकार, प्रकाशक और प्रकाशन के अधिकार। नैतिकता एक अधिकार का नाम है जिसमें हम अधिकारों की बात करते हैं और कहते हैं। तो जहां पर लेखकों के लिए प्रकाशन का क्या आचार विचार है, उसकी आचार संहिता क्या है, ये बात होती है। और मानक सेटिंग संगठन जो होता है, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें उसकी चर्चा हो, पारदर्शिता का सिद्धांत हो, और प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कि इसमें पारदर्शिता कितनी है, जो लेखन है, जो लिखा हुआ है, उसके बारे में चिंतन करना, और अनैतिकता पर रोक लगाना, प्रकाशन की नैतिकता का उल्लंघन किस स्थिति में होता है, प्रकाशन दुराचार क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, और प्रकाशन की शिकायतें, अगर किसी ने आपका साहित्य का चोरी कर ली तो उस विषय में यहाँ चर्चा की जाएगी। और जो कहना चाहिए माफिया प्रकाशन, कई लोग ऐसे हैं जो जैसे भूमाफिया होते हैं, ऐसे ही प्रकाशन के भी माफिया होते हैं, जो दूसरों के लिखे हुए साहित्य को अधिग्रहित कर लेते हैं, वो ये कहलाते हैं। आगे हम देखते हैं इसका नैतिक मानक क्या है और इन मानकों के उद्देश्य क्या है। तो हम देखते हैं इसमें कि पब्लिकेशन इथिक्स क्या है। इसमें कह रहे हैं हाई क्वालिटी साइंटिफिक पब्लिकेशन, उच्च गुणवत्ता वाले वैज्ञानिक प्रकाशन इसके मानक हैं। लेखकों को उनके विचारों के लिए श्रेय देना,
वैज्ञानिक निष्कर्षों में जनता का विश्वास अधिक होता है। ये मानक है मुख्य रूप से। व्हाट आर पब्लिकेशन इथिक्स? पब्लिकेशन इथिक्स क्या है? तो देखिए आप, इसमें डेटा का निर्माण, डेटा का मिथ्याकरण, चयनात्मक रिपोर्टिंग, सिलेक्टिव रिपोर्टिंग, अतिव्यापी प्रकाशन, अनुलिपि प्रकाशन और सलामी स्लाइसिंग, ये मुख्य बिंदु हैं इसके पब्लिकेशन इथिक्स के, जिसमें डेटा के निर्माण पर बात की जाती है। उसके साथ साथ डेटा का मिथ्याकरण, जो कहना चाहिए फाल्सिफिकेशन ऑफ डेटा, कि डेटा किस प्रकार से फाल्स हो जाता है, इस विषय में नैतिकता पर विचार किया जाता है। सेलेक्टिव रिपोर्टिंग, जो सिलेक्ट किए जाते हैं उस सिलेक्टिव रिपोर्टिंग के बारे में आपको जानना है। अतिव्यापी प्रकाशन, अनुलिपि, अनुलिपि प्रकाशन क्या होता है? डुप्लीकेट प्रकाशन होता है। किसी ने लिखा और हमने उसकी कॉपी कर लिया और वो व्यक्ति उस पुस्तक को प्रकाशित नहीं कर पाया, उसके पहले हमने मार्केट में प्रकाशित करके उतार दी। उसमें क्या होगा? ये होगा, लोग सोचेंगे कि ये बड़ा विद्वान है और उसने पुस्तक पहले लिख दी, मार्केटिंग में उतार दी। जब बाद में जिस व्यक्ति ने पुस्तक लिखी है, मेहनत की, उसकी डेटा की आपने चोरी करके अनैतिकता की, उसके प्रति दुराचार कदाचार किया, तो ये पब्लिकेशन इथिक्स ही है। सलामी स्लाइंग, जिसको हम बोलते हैं कि जैसे भूमाफिया होते हैं ना, ठीक इसी प्रकार से कहना चाहिए अ, प्रकाशन के माफिया भी बहुत है मार्केट में। अब पब्लिकेशन इथिक्स में क्या देखते हैं? दो चीजें, स्वीकृति और सहमति। किसी भी कार्य को करने के पहले हमें स्वीकृति लेना हो और सहमति। अगर ये स्वीकृति और सहमति नहीं होगी, तो ये ध्यान रखना कि अगर स्वीकृति और सहमति नहीं है तो बिना स्वीकृति के कुछ हो सकता है क्या? जैसे आप लोगों के घर में बाहर एक बेल लगी होती है, जिसको हम घंटी बोलते हैं, और डोरबेल। तो आप क्या करते हैं अगर डोरबेल बजती है तो क्या करते हैं? आप डोरबेल को सुनते ही साथ आपके मन में कुछ प्रश्न उठता है। सबसे पहला प्रश्न आता है, कौन है? क्या आता है? कौन है? 5 प्रश्न रिसर्च इथिक्स में मुख्य है। को अहम, कीदृग, की गुण, क्वत्यः, किम प्राप्य, किम निमित्त कहा। ये 5 प्रश्न व्यक्ति के प्रतिदिन उठना चाहिए। ये हमें अगर इसको देखें, छत्र चूड़ामणि नामक ग्रंथ पढ़ेंगे आप, तो उसमें व्यक्ति की नैतिकता के बारे में बताया कि 5 ये नैतिक प्रश्न हैं जो हमारे मोरलिटी को, धार्मिकता को, स्पिरिचुअलिटी को, आध्यात्मिकता के लिए उठाते हैं और हमारे नैतिक विचारों का विकास करते हैं। सबसे पहला प्रश्न उठता है, को अहम, मैं कौन हूं? की गुण, कौन सा गुण है हमारा? अब आपके मन में विचार आया कौन है, फिर इसके बाद जब आपने देखा दरवाजे से बाहर कि कोई पुरुष है, महिला है, भिखारी है, अथवा मांगने वाला है, अथवा कोई और मिलने वाला आया है, तो की गुण, क्वत्या, फिर आप पूछेंगे क्यों, क्या काम है? क्या पूछते हैं आप? क्यों, क्या काम है, किससे मिलना है? तो को हम की गुण क्वत्या, किम प्राप्य, किम निमित्त का, क्यों आए हो, किम प्राप्य, तुम्हें क्या चाहिए? यही प्रश्न जो है स्वीकृति के अंतर्गत आते हैं। जब आपको इन 5 प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है, तब आप अपनी सहज स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। कुछ ऐसा ही पब्लिकेशन इथिक्स में लागू होता है कि
approval of relevant regulatory bodies, institution review board ethics committee, अर्थात प्रासंगिक नियामक निकायों की स्वीकृति, संस्थागत समीक्षा बोर्ड और आचार समिति। इनकी स्वीकृति के बाद जब आप इनकी स्वीकृति ले लेते हैं तब वह स्थिति प्रकाशन में आती है। और प्रतिभागियों की सूचित सहमति, या जो उनने प्रतिभागित किए हैं तो उनकी भी सूची लेना होती है। इसके बाद साहित्यिक चोरी की जांच, जिसको हम बोलते हैं प्लेगरिज्म चेक। आपने जो सर पुस्तक, स्क्रीन पे पीडीएफ नहीं दिख रहे। क्या? स्क्रीन पे पीडीएफ नहीं दिख रही ओपन, सिर्फ फोल्डर्स दिख रहे हैं। पीडीएफ नहीं दिख रहा है? अब देखिए, हाँ सर। दिखा उसमें? नहीं सर, स्क्रीन दिख ही नहीं रही बिल्कुल। स्क्रीन तो दिख रही है लेकिन वो अलग अलग फोल्डर्स वो दिख रहे हैं पीडीएफ के, बस वो ओपन नहीं हुई। पीडीएफ नहीं दिख रहा है? चलिए हम फिर से शेयर करते हैं आप लोगों को। देखिए अब दिख रहा है? हाँ सर, अब दिख रहा है। दिख रहा है, चलिए ठीक है। स्वीकृति और सहमति दोनों आवश्यक हैं। इसके बाद जब आप पूरा थीसिस वर्क कर लेते हैं या शोध कार्य कर लेते हैं तो ये प्लेगरिज्म पे जाता है, जिससे साहित्यिक चोरी पकड़ी जाती है कि आपने कितनी नकल की है। पब्लिकेशन इथिक्स आपको नैतिक विचारधारा से जोड़ता है, ईमानदारी से जोड़ता है, आपके कर्तव्यपरायणता से जोड़ता है, और आपके आप परिश्रम का पारिश्रमिक बताता है कि आपने क्या परिश्रम किया है। उस परिश्रम के पारिश्रमिक को बताने वाला ये पब्लिकेशन इथिक्स है। जैसे आप लोग लिखते हैं, आप थीसिस पर कर रहे हैं अथवा बुक राइटिंग कर रहे हैं, पुस्तक लिख रहे हैं, या शोध पत्र लिख रहे हैं, रिसर्च पेपर राइटिंग कर रहे हैं, तो कई लोगों की आदत क्या होती है कि वो चोरी करते हैं साहित्य की। किसकी चोरी? साहित्य की। मान लो मैंने कोई चीज लिखी है और उसको आपने यथावत अपने थीसिस में लिख दिया और आपने नाम भी नहीं डाला और शब्द भी यथावत रख दिए, तो आप प्लेगरिज्म में आ जाएंगे, साहित्यिक चोरी में। आपकी साहित्यिक चोरी उस थीसिस में पकड़ी जाएगी। इसलिए आप अपने वर्क में वह लिखें, पढ़ें सबका, सारी चीजों को पढ़ें आप, लेकिन आपको वर्क करना होगा इस चीज का, जिस टॉपिक पर आप काम कर रहे हैं वह आपका व्यक्तिगत कार्य हो, मौलिक कार्य हो। मुख्य रूप से मौलिकता पर कभी प्लेगरिज्म नहीं आएगी। और जहां आपने लोगों की 10 पुस्तकों को उठा करके आपने नई पुस्तक बनाई और उनकी शब्दावली यथावत रखी, तो चोर तो पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। क्यों? क्योंकि आप बताइए, जैसे आपके आप घर में रहते हैं या ऑफिस में रहते हैं और सायंकालीन समय हो और लाइट चली जाए, अंधकार मच गया, और किसी ने आपसे कहा कि चाय बना करके लाओ, लाइट भी नहीं है, आपने जल पानी यानी सब रख दिया था गर्म होने के लिए, अब शक्कर और चाय की पत्ती डालना बाकी था। तो आप क्या करेंगे? पहले आप बटन खोजेंगे लाइट का, या आप आंख बंद करके अ, शक्कर जहां रखी हुई है या चाय पत्ती जहां रखी हुई है आप वो उठाएंगे? बताइए मेरे। पहले लाइट जलाई। और मान के चलो लाइट अब आना ही नहीं है,
तो क्या कर लेते हो, जैसे आपको आदतन ये है कि हमारा सामान, हमारी सामग्री यहाँ पर रखा हुआ है, रखी हुई है, तो आप आंख बंद करके उठा लेते हो, क्योंकि वो आपका मौलिकता है, उसमें चोरी नहीं पकड़ी जाए। और जहां आपने क्या किया, इधर उधर इधर उधर आपने अगर वह किया कुछ, तो आपकी चोरी पकड़ी जाएगी। जैसे पिछले लेखकों को उनके काम के लिए उचित संदर्भित और इन टेक्स्ट उद्धरणों के द्वारा श्रेय देना। तो साहित्यिक चोरी में क्या होता है कि जिसने जो लिखा है उसका नाम खोलो आप, कि ये उन्होंने कहा है, उनके अनुसार ये बात ऐसी है, तो वो साहित्यिक चोरी के उसमें नहीं आएगा। अब हम देखते हैं कि लेखकत्व से संबंध नैतिकता क्या होती है। लेखकों का पूर्व सहमति क्रम होना चाहिए, प्रकाशन की सामग्री के सह लेखकों की जागरूकता होना चाहिए, लेखकों का समग्र समझौता आपके पास होना चाहिए। अब पक्षों की असंगति क्या रहेगी, निष्कर्षों को प्रभावित करने वाले वित्तीय वैज्ञानिक हितों की घोषणा, ये बात यहाँ पर कही। तो लेखकों से आप बात करें, लिखने के पहले आप उनसे स्वीकृति ले लें, सहमति ले लें, अथवा बॉन्ड भर लें, ठीक है ना, कि ये प्रकाशन सामग्री है। अब इसके बाद बात आती है क्राइटेरिया। तो ऑथरशिप जो होती है, इसमें ऑथरशिप की बात होती है लेखक की, लेखक का क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो इसमें का अध्ययन के संचालन में महत्वपूर्ण योगदान उसकी धारणा, सोच, डिजाइन और डेटा कलेक्शन या आंकड़ा अधिकरण और सांख्यिकी विश्लेषण और व्याख्या, ये लेखक का क्राइटेरिया होता है। अब संपादकों की जिसमें बात की जाए, इसमें लेखक, लेखन, संपादक, प्रकाशन, प्रकाशकीय आदि की चर्चा जिसमें संबद्ध होती है, वही तो पब्लिकेशन इथिक्स है। उनकी नैतिकता के बारे में विचार किया जाता है। अब हम देखते हैं जो कदाचरण है वह कैसे संभलेगा। तो इसमें एक प्रकार से हम देखते हैं कि पब्लिकेशन इज स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करता है। तो इसमें डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स, ओपन एक्सेस स्कॉलरली पब्लिकेशन, पब्लिशर्स एसोसिएशन, ये मुख्य इसकी ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ इनकी शिकायतें होंगी और इन ऑर्गेनाइजेशन पर ये विद्वानों के प्रकाशन के लिए पारदर्शिता रखता है, ठीक है ना। स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को, हाँ सर। ठीक है। अब कमेटी ऑफ पब्लिकेशन इथिक्स, जिसको COPE बोलते हैं, कमेटी ऑन पब्लिकेशन इथिक्स, कॉपी, क्या बोलते हैं, कॉपी, COPE। अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि COPE क्या है, तो कमेटी ऑन पब्लिकेशन इथिक्स। इसमें संपादकों, सहकर्मियों, समीक्षकों के, प्रकाशकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है ये, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय मंच बोलते हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय मंच, इसको कॉपी बोलते हैं। और प्रकाशन की नैतिकता समिति इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, COPE। तो ये जो COPE है, ये एक प्रकार की आचार संहिता है। और इसमें हम देखते हैं कि COPE प्रकाशन की संस्कृति को उस ओर ले जाने के उद्देश्य से संपादकों, प्रकाशकों, प्रकाशन नैतिकता में शामिल लोगों को शिक्षित और समर्थित करता है, जहां नैतिक प्रथाएं आदर्श बन जाती हैं। प्रकाशन संस्कृति का हिस्सा है। COPE का दृष्टिकोण शिक्षा, संसाधनों और COPE के सदस्यों के समर्थन के माध्यम से प्रभावित करने की दिशा में दृढ़ता रखता है।
और यह अपने सदस्यों को व्यक्तिगत अ, मामलों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। एक प्रकार का ये मंच है जो प्रदान करता है इस चीज को। अब इसके बाद में हम अगर देखते हैं कि जो COPE है, इसकी स्थापना सन 1997 में यूनाइटेड किंगडम में मेडिकल जर्नल के संपादकों के एक छोटे समूह द्वारा की गई थी। COPE की स्थापना कब हुई? 1997 में यूनाइटेड किंगडम में मेडिकल जर्नल के संपादकों के एक छोटे समूह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसके सभी शैक्षणिक क्षेत्रों में दुनिया भर में 12,000 से अधिक सदस्य हैं। इसकी सदस्यता कितनी है? 12,000 से अधिक सदस्य। और सशुल्क सदस्यता अकादमिक पत्रिकाओं के संपादक और प्रकाशन की नैतिकता में रुचि रखने वाले अन्य लोगों के लिए खुली है। अगर आपकी कोई पत्रिका है, आप संपादक हैं, तो आपके लिए इसकी सदस्यता मिल सकती है। और सदस्यता के प्रकार के आधार पर प्रति वर्ष उसकी नियमावली बदलती रहती है। COPE के पहले दिशा निर्देशों अप्रैल 1999 में COPE की बैठक में चर्चा के बाद विकसित किए गए। और देखिए 97 में आपने स्थापना हुई, 2 वर्ष के बाद में इनको और दिशा निर्देशों को डेवलप किया गया और 1999 वार्षिक रिपोर्ट में अच्छे प्रकाशन अभ्यास पर दिशा निर्देशों के रूप में प्रकाशित किए गए। और उनके आधार पर संपादकों के लिए कहना चाहिए आचार संहिता का पहला संस्करण पहली COPE वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। तो पहला संस्करण जो आया, पहली नियमावली आई, पहला विधान आया, संविधान आया, बायलॉज आया, वह कब आया? और नवंबर 2004 में BMJ में एक संपादकीय के साथ COPE के विस्तृत मार्गदर्शन के लिंक के साथ कोड को 2017 में COPE की मुख्य प्रथाओं के रूप में अपेक्षा के सरलीकरण विवरण में बदल दिया गया और नियम बदल दिए गए। और संरचना ऐसा है कि COPE ट्रस्टी बोर्ड अधिकतम 12 द्वारा शासित है, जो कि अंततः एक धर्मार्थ व्यवसाय के रूप में COPE के वित्तीय, कानूनी, व्यवसायिक संचालन के लिए जिम्मेदार होता है। परिषद और कार्यकारी अधिकारियों और टीम को दिन प्रतिदिन के मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं इसमें विज्ञान संपादकों की परिषद है, विज्ञान संपादकों की यूरोपीय संघ है, प्रबंधकी तकनीकी संपादकों का अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी है। इसके अतिरिक्त और विश्व चिकित्सा संपादकों की एसोसिएशन इसमें काम करती है। ओपन एक्सेस स्कॉलरली पब्लिशर्स एसोसिएशन, ओपन एक्सेस जर्नल्स की निर्देशिका और एसोसिएशन के साथ भी संबंध, और लर्न एंड प्रोफेशनल सोसाइटी पब्लिशर्स, ये सभी इसमें आते हैं। तो हम अगर देखें तो वैज्ञानिकों के लेखों अनुवादकों को ये आसान दिशा निर्देशित करता है। ये आचार संहिता प्रदान करता है प्रकाशकों की, प्रकाशन नैतिकता को परिभाषित करता है, संपादकों को बहुत सी सलाह देता है कि कैसे शोध और प्रकाशन के कदाचार के मामलों को संभालना। ये COPE का काम है। और भारत दुनिया भर के देशों में समीक्षा चिकित्सा पत्रिकाओं के संपादकों का एक गैर लाभकारी स्वैच्छिक संघ है, ठीक है ना। और इसमें हमने आपको जर्नल्स बताई दिए थे कि प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड बेस्ट प्रैक्टिस फॉर जर्नल्स, इनके लिए जैसे कि इसमें नाम आया कि वेबसाइट कौन सी है, जर्नल्स के नाम क्या है, एडिटोरियल बोर्ड, गवर्निंग बॉडी, ये मुख्य होती है। पीयर रिव्यू प्रोसेस में प्रोसेस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंड डीलिंग विथ, तो ये पूरा COP का काम है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन पॉलिसी ऑन इथिक्स, ऑथर की फीस क्या है, ये सब तय करता है। अब इसमें हम समझें कि शोध प्रस्ताव में शोध करने या समीक्षा करने में कि एक शोध परिणामों की रिपोर्टिंग करने में डेटा निर्माण, मिथ्याकरण या साहित्यिक चोरी, पब्लिकेशन
मिसकंडक्टिंग, अनैतिक व्यवहार। अनैतिक व्यवहार क्या है? इस बहुत लंबा करिकुलम, वेट देखने की इच्छा, पदोन्नति, शैक्षणिक उन्नति, अनुदान मंजूरी। अनैतिक व्यवहार, सहयोगियों के बीच प्रतिस्पर्धा, पेशेवर वर्चस्व साबित करने के लिए, मार्गदर्शक, आंतरिक या बाहरी परीक्षक बनने के लिए ये होता है। ग्रंथकारिता, ऑथरशिप एंड इन एथिकल, ये आया है, ठीक है, नैतिक सुविधा उनकी दुविधा है। अनैतिक व्यवहार का एक और प्रमुख कारण क्या है? उपहार ग्रंथकारिता। लेखकों के बीच समावेशन एक ऐसी व्यक्ति के लिए जो लेखकत्व की आवश्यकता को पूरा नहीं करता, ये इसका कारण है। कुछ सीनियर्स या सहकर्मी या परिवार को उपकृत करने के लिए गिफ्ट आदि। दबाव ग्रंथकारिता क्या है? एक व्यक्ति जब एक लेखक के रूप में शामिल होने के लिए अपने अधिकार की स्थिति का उपयोग करता है और इस तरह से योग्य नहीं होने के बावजूद उसे बददबाव ग्रंथकारिता के रूप में संदर्भित किया जाता है। और नैतिक दुविधा क्या है? यह उन व्यक्तियों को लेखकत्व से इनकार करने के लिए संदर्भित किया जाता है जिन्होंने काम में एक प्रभावी भूमिका निभाई थी और लेखकों के लिए योग्य थे, ठीक है। प्रकट करने में विफलता, वित्तीय हितों का टकराव इसमें होता है। निरर्थक पब्लिकेशन, प्रकाशन नैतिकता का उल्लंघन किससे होता है? वित्तीय हितों के टकराव पर हो जाता है। और निरर्थक पब्लिकेशन, अनावश्यक। और प्रकाशन नैतिकता का उल्लंघन, प्रकट करने में विफल। और उपहार, भूत ग्रंथकारिता, गिफ्ट, गोस्ट, ऑथरशिप, संदर्भ में प्रकाशन की स्थिति। अब बात करते हैं प्रकाशन दुराचार के प्रकार। देखो, इसमें एक तो प्लेगरिज्म, साहित्यिक चोरी, और उपहार ग्रंथकारिता, भूत ग्रंथकारिता, डुप्लीकेट प्रकाशन, चयनात्मक रिपोर्टिंग, और सलामी स्लाइसिंग। ये मुख्य हैं प्रकाशन के दुराचार हैं और इन दुराचारों को समझना अनिवार्य है। अब देखो, प्रकाशन दुराचार के अन्य और जो इसमें जो बताए हैं प्रकार, इसके अतिरिक्त देखिएगा आप कौन कौन से और प्रकार हैं। डेटा निर्माण, डेटा मिथ्याकरण, गोपनीयता का उल्लंघन, और एक रूप सहमति, एक साथ कई प्रस्तुतियां, हितों के टकराव का गैर प्रकटीकरण। शिकायतें कैसे होंगी? तो संदिग्ध कदाचार के मामले में सामना करने पर संपादकों के लिए फ्लो चार्ट डिजाइन किया गया और कॉपी कोड प्रथाओं का पालन करने के लिए मुख्य उसमें भूमिका निभाते हैं। तो HTTP डेटा एजुकेशन, और ये जो वेबसाइट हैं, इन वेबसाइट पर आप क्लिक करके आप देख सकते हैं और यहाँ से आप डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएंगे। देखिए, ये आ गया गाइडेंस। तो यहाँ पर पूरा गाइडेंस इसमें दिया गया है। तो आप लोग इस लिंक पर जा करके भी ये काम, ये टाइप करके आप लिंक देंगे तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। तो अब हम जो देख रहे थे, देखिएगा, ये ये बना गया, ठीक है। तो इन वेबसाइट पर जाकर के डेटा डेटा फैब्रिकेशन देखने के लिए, इमेज मैनिपुलेशन देखने के लिए, और ऑथरशिप एंड कंट्रीब्यूशन, पीयर रिव्यू, ठीक है, इस पे देख सकते हैं। और शिकारी पत्रिका क्या है? इसको प्री प्रीडेटरी जर्नल्स। इसमें छात्रवृत्ति की कीमत पर स्वहित को प्राथमिकता देते हैं। सर्वश्रेष्ठ संपादकीय और प्रकाशन प्रथाओं से विचलित, अंधाधुंध लुभाने वाली प्रथाओं का उपयोग, आजकल जो हम विज्ञापनबाजी देखते हैं कि हम इतने में पुस्तक छाप देंगे, इतने में एक ग्रंथ का, तो ये सब प्रीडेटरी पब्लिकेशन। उनकी पहचान कैसे करें? तो देखिए, लेखक की शुल्क, गुणवत्ता की जांच, नंबर ऑफ ISSN और DOI, कोई सहकर्मी, नो पीयर रिव्यू, और नो एथिकल या फिर कोई नैतिक अनुमोदन नहीं, इन पर विचार करें। DOI क्या है? डिजिटल ऑब्जेक्ट
आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। तो इसमें डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर ऑनलाइन प्रकाशित एक दस्तावेज के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या है, जिसको अ, हम ISSN और ISBN, देखो ये आ गया। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मानक सीरियल नंबर, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत कोड है जो धारावाहिक या प्रकाशन, पत्रिका, पत्रिका वार्षिक रिपोर्ट आदि के शीर्षक की पहचान कराता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये दिया गया है 20, 49, 36, 30, इतने ही नंबर का हो। और प्रीडेटरी जर्नल्स में क्या लगेंगे? पारदर्शिता की कमी, नकली प्रभाव कारक, प्रमुख भाषा त्रुटियां, खराब वेबसाइट है और तेजी से प्रकाशन। कई लोगों को लगता है कि हमारा प्रकाशन बहुत जल्दी हो जाए, जो जल्दी जल्दी प्रकाशन करते कराते हैं तो उन्हें ये आगे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रीडेटरी प्रकाशन में क्या रहता है? संपादकों और उनके संपादकीय बोर्डों के सदस्य प्रायः संदिग्ध होते हैं, कोई उचित अनुक्रमण उनकी अनुक्रमणिका नहीं होती। जर्नल इंडेक्सिंग, जर्नल इंडेक्स को ग्रंथ सूची सूचकांक या डेटाबेस भी कहा जाता है। ये बहुत मायने रखता है जर्नल इंडेक्सिंग। और ये पत्रिकाओं की सूची है जो अनुशासन, विषय या प्रकाशन के प्रकार द्वारा आयोजित की जाती है। तो एक इंडेक्स में शामिल पत्रिकाओं को उन पत्रिकाओं की तुलना में उच्च गुणवत्ता का माना जाता है जो इंडेक्स में शामिल नहीं है। अब इसमें देखिए, एग्जाम्पल में देखिए, स्कोपस, स्कोपस में साइंस वगैरह की शोध, उनका शोध कार्य छपता है या रिसर्च पेपर छपते हैं, तो ये उसके लिए है। इसके बाद में देखिए, आप लोग भी अपना गूगल स्कॉलर आईडी बना सकते हैं। और गूगल स्कॉलर आईडी आप बनाएं, निश्चित है। और इसमें सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स SSCI, साइंस साइंस साइटेशन इंडेक्स SCI, वो SSCI था, तो सोशल साइंस इंडेक्स साइटेशन इंडेक्स होता है। और एक साइंस साइटेशन इंडेक्स SCI ये होता है। आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज साइटेशन इंडेक्स AHCI, उसको बोलते हैं AHCI। आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज के जितने आलेख वगैरह हैं, ये AHCI। और गूगल स्कॉलर, ये जर्नल इंडेक्सिंग पे आप चेक कर सकते हैं कि इन पर कहीं अ, फर्जीवाड़ा तो नहीं है, कहीं ये पत्रिका जिस पत्रिका में प्रकाशित कर रहे हैं उसका नाम इसमें है या नहीं है, इसको पास में है कि नहीं। ISI, इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन पर, और SSCI, SCI, AHCI और गूगल स्कॉलर, इन पर आप देख सकते हैं। प्रीडेटरी जर्नल्स में प्रमुख प्रकाशक जैसी अ, भाषा से हम समझ सकते हैं, व्यापक पत्रिका शीर्षक, इसमें विषय चित्र शामिल होते हैं, तो सामान्य रूप से एक साथ नहीं होते और एक उच्च स्वीकृति दर होती है। प्रीडेटरी जर्नल्स आइडेंटिफिकेशन में देखें, ओपन एक्सेस जर्नल, प्रीडेटरी जर्नल्स लिस्ट और इम्पैक्ट फैक्टर। तो इसका इम्पैक्ट फैक्टर भी बहुत मायने रखता है, हर पत्रिका में इम्पैक्ट फैक्टर लिखा होता है और उस इम्पैक्ट फैक्टर को हमें देखना होता है कि इम्पैक्ट फैक्टर क्या होना चाहिए। इम्पैक्ट फैक्टर लिखा होता है और जिसका अच्छा हाईएस्ट इम्पैक्ट फैक्टर होता है, हमें ऐसी पत्रिकाओं में प्रकाशन करना चाहिए। जो इम्पैक्ट फैक्टर होता है, उस इम्पैक्ट फैक्टर की गणना जो प्रणाली होती है, और इम्पैक्ट फैक्टर की गणना JCR वर्ष में उद्धरणों की संख्या को पिछले 2 वर्षों में प्रकाशित लेखों की कुल संख्या से विभाजित करके की जाती है। तो 1.0 के इम्पैक्ट फैक्टर का मतलब ये है कि जो इम्पैक्ट फैक्टर, जनरल इम्पैक्ट फैक्टर जो होता है, उसमें कहा है कि औसतन 1 या 2 साल पहले प्रकाशित लेखों की संख्या, कि उसमें जैसे कि उसमें देखते हैं उदाहरण उदाहरण विश्लेषण, जर्नल से इम्पैक्ट फैक्टर JIF है, जिसका
उपयोग पत्रिकाओं को उसके उनके सापेक्ष महत्व के आधार पर बताया जाता है, क्रमबद्ध या रैंकिंग करने के लिए किया जाता है। तो प्रभाव कारकों के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इम्पैक्ट फैक्टर्स के पीछे अंतर्निहित धारणा यह है कि उच्च आईएफ वाली पत्रिकाएं ऐसे लेख प्रकाशित करती हैं जिन्हें कम आईएफ वाली पत्रिकाओं की तुलना में अधिक बार उद्धृत किया जाता है। जनरल इम्पैक्ट कैसे खोजें? तो जनरल प्रभाव करके कारकों के लिए सबसे पहले जर्नल साइटेशन रिपोर्ट कहा जाता है, आप उस पर खोज सकते हैं। तो इस प्रकार से इम्पैक्ट फैक्टर होता है। और आप प्रीडेटरी में ये दो हमने जर्नल इसमें देख रहे हैं आप, ठीक है। इसके बाद प्रीडेटरी जर्नल से पत्रिकाओं का चयन करते समय सतर्क रहें। तो इस प्रकार से हमने ये जाना समझा कि जो प्रकाशन है, प्रकाशन नैतिकता में इन सब बातों का हमें ध्यान रखना होता है। और कोई भी आप थीसिस लिखते हैं तो थीसिस लिखते समय या वर्क करते समय आप क्या करें, मुख्य रूप से कहना चाहिए कि आप लोग ऐसी लेख को लिखें, भले ही आप पढ़ें सबका, लेकिन लिखें आप अपनी भाषा में, तो वह प्लेगरिज्म में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हमें सीओपीई का जो हमें जानना है, उस कमेटी को, जो प्रकाशन पब्लिकेशन इथिक्स कमेटी होती है, उस कमेटी के नियमावली को आप देखें। एक निरर्थक प्रकाशन भी होते हैं, और इसकी नियमावली जो होती है, जैसे डुप्लीकेट प्रकाशन, एकाधिक प्रकाशन, निरर्थक प्रकाशन, ये सब जो है, ये लेखक या प्रकाशक द्वारा एक बौद्धिक सामग्री को एक से अधिक बार प्रकाशित करने को संदर्भित करता है। यह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अनधिकृत पुनर्प्रकाशन के संदर्भित नहीं करता, जो साहित्यिक चोरी, कॉपीराइट का उल्लंघन करता है या दोनों का उल्लंघन करता है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के हमें इस शोध नैतिकता के अंतर्गत प्रकाशन का आचार व्यवहार, प्रकाशन की नीतियां क्या हैं, इन सबको हमें पढ़ना होता है। प्रकाशन नीति शास्त्र, प्रकाशन कदाचार जो होता है, तो जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च कमेटी ऑन पब्लिकेशन इथिक्स, इस पर कोपे जनरल एडिटर्स के लिए आचार संहिता और सर्वश्रेष्ठ अभ्यास निर्देशिका आदि का हमें देखना होगा। जो संपादकों के कर्तव्य क्या हैं, समीक्षकों के कर्तव्य क्या हैं, लेखकों के कर्तव्य क्या हैं, प्रकाशकों के कर्तव्य क्या हैं, ये सब हमें देखना पड़ता है। तो प्रकाशन पब्लिकेशन या कहें प्रकाशन नैतिकता के अंतर्गत हमें संपादक, लेखक, प्रकाशक, इन सबके कर्तव्यों का ज्ञान होना आवश्यक है। तब आप अपने, इसलिए ज्ञान दिया जाता है कि आप अपने शोध को जब प्रकाशित करें, रिसर्च पेपर को प्रकाशित करें, तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। प्लेगरिज्म को आज आप सर्च करिएगा, प्लेगरिज्म क्या होता है, जिससे आपको देख करके समझ में सारा कुछ आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने अभी ये जाना। अगले आगे कक्षाओं में हम समझेंगे संपादक के कर्तव्य हैं, लेखक, प्रकाशक आदि के कर्तव्य क्या क्या होते हैं। इस विषय में हम आपसे परिचर्चा अवश्य में करेंगे। अगली कक्षा के लिए आपको बता दिया जाएगा। नमस्कार सबके लिए, समझ में तो आ रहा है ना? ठीक, ओके।